करौली के अंदर प्रेस मीटिंग थी जो कि 1:30 बजे थी, और उसके बाद सर दौसा में पधारे हैं। इस वजह से थोड़ा विलम्ब आज रहा है। कई बंधुओं की हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी कि दिन में हो जाता, लेकिन उस वजह से हमें शाम को रखनी पड़ी है। मैं सर आपसे आग्रह करूंगा कि इस तरह की पत्रकार बंधुओं का स्वागत है और आप सबको धन्यवाद। मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जहां तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात थी, हमें बोला गया था कि 1:30 बजे के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, और मेरी सबसे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करौली में थी। वो करके मैं सीधे यहाँ पर आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो आपको डिले हुआ, विलंब हुआ, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 2026 का जो केंद्र सरकार का बजट अभी हाल ही में हम सबके सामने आया है, उसके ऊपर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और इसे समझने के लिए 2014 से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार की नीतियां रही हैं, उसे एक बार समझना जरूरी है। 2014 से पहले पॉलिसी पैरालिसिस था। देश के जो संसाधन थे वो बाहर जा रहे थे और देश निर्भरता की तरफ बढ़ रहा था। 1991 में देश के सामने एक फिस्कल चुनौती आई थी, और उसके बाद में FRBM बनाया गया। 2014 से प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक मेन फोकस जो रखा वो है देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। और उस समय तुलनात्मक रूप में आप जान पाएंगे 2 लाख करोड़ रुपए उस साल देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगाया गया। वही 2026 में 12 लाख करोड़ रुपए, 12.2 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये जो 2026 का बजट है, ये एक तरह से आने वाले भारत की पीढ़ी जो है, जो जिम्मेदारी लेगी आगे, उसके लिए एक बहुत बड़ा ब्लूप्रिंट, पूरा रोड मैप है किस तरह से हम भावी पीढ़ी को तैयार करेंगे 2047 के भारत के लिए। ये पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में बना है, और इसीलिए 3 प्रमुख कर्तव्य रखे गए हैं। सबसे पहला कर्तव्य है कि देश की आर्थिक प्रगति को और तेज करना, और दूसरा कर्तव्य है जनता की आकांक्षाओं को, उनकी एस्पिरेशंस को पूरा करना। तीसरा जो कर्तव्य है वो है सबका साथ सबका विकास के अनुरूप हमारा ये बजट है, और उसी के अनुरूप विकास हो। अब देश को अगर प्रगति करनी है तो निश्चित रूप से, जैसे हर तरफ मैं देख रहा हूं, मीडिया के मोबाइल फोन मेरी तरफ है, तो आप भी इस बात को मानते हैं कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहेगा। आने वाले भारत की जो प्रगति है वो टेक्नोलॉजी पर निर्भर करेगी। अब यही मोबाइल फोन जो आपके हाथ में है, पीछे जो एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, आपके घर में जो फ्रिज है, हर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का जो दिल है, हार्ट जो उसका, वो अभी से पहले भारत में नहीं बनता था। यानी अभी भी हम उस मेन सेमीकंडक्टर के लिए, माइक्रोचिप के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2 साल पहले प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम शुरू करी। यानी जो गैप है दूसरे देशों के तुलनात्मक, उस गैप को भारत सरकार पूरा करेगी। आप तो बनाने वाले बनो, वो शुरू करा। अब उसी को और आगे बढ़ाते हुए सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 इसको लॉन्च करा गया है। इसके अंदर पूरा इक्विपमेंट, पूरी तरह से मटेरियल जो इसमें लगता है, इसका जो आईपी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, वो भी भारत की ही हो, सप्लाई चेन्स पूरी भारत के अंदर हो, उसमें इंडस्ट्री लीड करे इसको रिसर्च करने में,
उसके ट्रेनिंग सेंटर्स बने जहां स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार हो। उसके लिए 1,000 करोड़ रुपए इसी वर्ष के लिए अलग से रखें। इसका पूरा फायदा जेन जी को होने वाला है, जो हमारे युवा हैं उनको होने वाला है। और जैसे मैं कह रहा था कि टेक्नोलॉजी को अगर हमें लेकर आना है, भारत को पूरी तरह से डेवलप्ड नेशन बनना है, उसके लिए टेक्नोलॉजी को लाना है। लेकिन टेक्नोलॉजी को लाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को लाना है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लाने के लिए मोटा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लाना है। तो ये श्रृंखला समझिए, इस श्रृंखला के अंदर बजट इस वर्ष का इंफ्रास्ट्रक्चर पे है 12.2 लाख करोड़। इससे लाभ किसको होगा? वापस युवाओं को होगा, किसानों को भी होगा, व्यापारियों को होगा। बाजार तक उपज को ले जाना अभी जितना आसान है उससे कहीं आसान और हो जाएगा। आपका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, रेल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, और आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वाटरवेज इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट का भी है। फाइबर ऑप्टिक केबल आज हर गांव तक पहुंच गया, ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर तक पहुंच गया। लेकिन वही फाइबर ऑप्टिक और वो इंटरनेट की वो तरंगे आज हर गांव के युवा तक पहुंचे, महिला तक पहुंचे, किसान तक पहुंचे। उसकी भी इस बजट में चर्चा करी गई है, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। अभी में इंफ्रास्ट्रक्चर, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेट भी आता है, एआई भी आता है, रोड भी आता है, वाटरवेज भी आता है, फ्रेट कॉरिडोर भी आता है। इसलिए मैं इसको शुरू में कह रहा हूं, आगे चलकर और विस्तार से बताऊंगा। युवाओं को और केपेबल बनाना, और लायक बनाना, उसके लिए ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, स्किलिंग की जरूरत पड़ेगी। और स्किलिंग भी नई इकोनॉमी के अंदर आज आप भी देखते होंगे कि युवाओं के 3-4 घंटे जो कंटेंट मोबाइल पर आता है उसमें तकरीबन लग जाते हैं। ये कंटेंट इंफॉर्मेटिव भी होता है, नॉलेज भी होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है, लेकिन अपने आप में इकोनॉमी है। इसमें वेद की भी कहानियां मिल जाएंगी आपको, इसमें मेडिकल की भी, आयुर्वेद की भी कहानियां मिल जाएंगी, इसमें इंस्पिरेशन भी मिल जाएगी, इसमें किसानों की भी, मतलब कहने का मतलब ये कंटेंट है। इस कंटेंट के अंदर हमारे युवा और ज्यादा शामिल हो ट्रेंड तरीके से, उसके लिए इसी बजट के अंदर एवीजीसी सेक्टर को बढ़ावा दिया है। एवीजीसी एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स, इन सभी को बढ़ावा देते हुए 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेज के अंदर कंटेंट क्रिएटर लैब्स तैयार करे जाएंगे। आप और हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो लैब्स होते थे जहां केमिस्ट्री के उदाहरण दिए जाते थे। अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर एनिमेशन कैसे बनाना है, गेमिंग कैसे करनी है, वीएफएक्स कैसे तैयार करना है, और वही एडवांस में चलकर आप पिक्चरों में देखते हैं। ये शुरुआत होगी। वैसे 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजेस के अंदर ये एनिमेशन के कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोले जाएंगे। बजट से हटकर मैं आपको याद दिलाऊं कि राजस्थान सरकार ने एवीजीसी पॉलिसी अभी 1-2 महीने पहले ही लॉन्च करी है। हम भी शुरू कर रहे हैं इसी चीज को। हर शहर अपनी योजना के तहत आगे डेवलप हो। हर शहर की अपनी इकोनॉमी होती है, उस इकोनॉमी को ध्यान देते हुए वो आगे बढ़े। एक फॉर्मूला नहीं हो सकता शहर का डेवलपमेंट का कि एक नक्शा बना दिया सारे शहरों पे लगा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। उसको ध्यान में रखते हुए खास तौर से टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बने और बुनियादी सुविधाएं वहां पर उपलब्ध हों, उसको ध्यान में रखते हुए CER, सिटी इकोनॉमिक रीजन,
हर शहर का इकोनॉमिक रीजन की मैपिंग होगी। उसमें टेम्पल टाउन भी शामिल हो गए, ऐसे शहर जो किसी मंदिर के कारण और बढ़ते जा रहे हैं, और उस मैपिंग के हिसाब से फिर वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होगा। इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए इस वर्ष अलोकेशन हुए हैं। दौसा हमारा लॉजिस्टिक कॉरिडोर में आता है। तो अब लॉजिस्टिक्स का मूवमेंट ग्रीन मूवमेंट हो, यानी वो ट्रांसपोर्टेशन भी हो लेकिन पोल्यूशन भी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए ग्रीन कार्गो मूवमेंट और लॉजिस्टिक्स, जो पर्यावरण के अनुकूल माल ढुलाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 3 बड़े कदम उठाए। एक तो एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना है पश्चिम बंगाल से गुजरात तक का, सूरत तक। अब ध्यान रहे, हमारे यहां इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पहले से है, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, ये उसके बाद में आ रहा है कि पश्चिम बंगाल से लेकर गुजरात तक का एक पर्यावरण के अनुकूल एक कॉरिडोर बनेगा। इसके साथ साथ 20 नए नेशनल वाटरवेज बनेंगे। सबसे कम सस्ते दरों पर अगर कहीं माल ढुलाई होती है तो वो पानी के जहाज पर होती है। तो ऐसे भारत के अंदर 20 नेशनल वाटरवेज बनके तैयार हो जाएंगे। उसके साथ साथ मैन पावर की ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, रीजनल एंड सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस बनेंगे। शिप को रिपेयर के लिए रिपेयर मेंटेनेंस बनेंगे। तो पूरी इकोनॉमी खड़ी हो जाएगी, जहाज से रिलेटेड पूरी इकोनॉमी इसमें खड़ी हो जाएगी। जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा इसके अंदर भी बहुत से रोजगार तैयार हो जाएंगे। उसी तरह फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री को आगे बढ़ावा दिया है। 500 रिजर्वायर बनाए जाएंगे, अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। एनिमल हस्बेंड्री जो राजस्थान के लिए खास है, उसके अंदर क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रोग्राम शुरू करा जाएगा। यानी आप बैंक से पैसा ले पाएंगे और उस क्रेडिट के ऊपर सब्सिडी भी मिलेगी और उस योजना से आप आगे अपना एनिमल हस्बेंड्री को, आप पशुपालन को आप बढ़ावा दे सकते हैं। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन आपने सुना होगा, जो सरकार ने 2 साल पहले शुरू करी थी, 2-3 साल पहले शुरू करी थी। उसके अंदर भारत की सरकार ने पैसे भी डाले थे। अब उसी तर्ज पर लाइव स्टॉक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन तैयार है। किसानों के लिए एआई का इस्तेमाल बढ़ाया जाए। आज ई मार्केट किसानों को उपलब्ध है, यानी हर मंडी के अंदर क्या भाव चल रहे हैं वो किसानों को अपनी मोबाइल ऐप से पता चल जाता है। वो अपनी खेत की जमीन का सॉइल हेल्थ कार्ड भी बना लेते हैं, तो उन्हें यह भी ज्ञान है कि कितनी मात्रा में उसमें कीटनाशक दवाई डालनी है या नहीं डालनी। बीज का, फर्टिलाइजर का, उसमें नैनो फर्टिलाइजर भी शामिल कर दिया गया, वो पहले से था। अब जो इस्तेमाल हुआ है वो एआई लेकर है। मौसम किसान को अपने मोबाइल ऐप से पता चल जाता है, लेकिन अब वो अपने आप प्रश्न करने पे पूरा उत्तर दे देगा कि किस समय क्या किसान को काम करना है अपने खेत के अंदर, उस लोकेशन पर। उसे फोटो खींचनी होगी, उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं, अपने खेत की फोटो है या किसी पौधे की फोटो है, तो ये भी बता पाएगा इसमें किस तरह की बीमारियां लगेगी। ये सारी चीजें एआई के अंदर शामिल करके हमारे किसानों को उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं का लखपति दीदी प्रोग्राम सफलता से आगे बढ़ रहा है। अब उसी के साथ साथ शी मार्ट एक शुरू करा है प्रोग्राम, जिसके अंदर जो सामग्री महिलाएं बनाती हैं, कहीं अचार बनाती हैं, कहीं पापड़ बनाती हैं, कहीं डॉल बनाती हैं, कहीं अलग अलग तरह की चीजें बनाती हैं, कहीं बिस्किट बनाती हैं, बाजरे के अलग अलग जो चीजें बनाती हैं, उसको मार्केटिंग करने का और फाइनेंस देने का एक पूरा का पूरा तैयार करा गया है, जिसको शी मार्ट बोला है। मार्ट जैसे दुकान को बोलते हैं, शी मार्ट। इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप भी शामिल होंगे। ग्रामीण महिलाएं इसके अंदर खुद एंटरप्रेन्योर बनेंगी।
खुद अपना स्वरोजगार शुरू कर पाएंगे, ऐसा इसमें विजन लेकर काम करा जा रहा है। देश का स्वास्थ्य बढ़िया है, उसके लिए एलोपैथी भी है और होम्योपैथी भी है, आयुर्वेद भी है। अब इन सभी को मिलाकर फार्मा के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए का आउटले इस बजट में अलग से रखा है कि दवाइयां भारत के अंदर ही बने। आपने सुना होगा कई बार ऐसी दवाइयां होती है जिनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है, वो मार्केटिंग है एक तरह से, सप्लाई को रोक के रखते हैं, सप्लाई कम रहता है, दाम बढ़ जाते हैं। लेकिन जब भारत में ही बनेगी तो भारत में सप्लाई भारत ही कंट्रोल करके रखेगा। सबसे सस्ती दवाइयां दुनिया में एक ब्राजील है, दूसरा भारत है। तो फार्मा सेक्टर को अब बढ़ाने का है कि दुनिया का जो दवाइयों का बनाने का जो देश बने वो भारत बने। इस विजन से फार्मा के ऊपर जोर दिया गया है। बट साथ साथ आयुर्वेद भी बढ़े, उसके लिए 5 आयुर्वेद के सेंटर्स, बड़े सेंटर्स खोले जाने का निर्णय लिया है। गांधीनगर में मैं आगे बताऊंगा, वो आएगा कौन सी जगह है। बहुत सारे ऐसे टैक्सेस होते हैं जो साधारण व्यक्ति को पता भी नहीं चलता, लेकिन वो हमारे जो दिनचर्या के जो काम रहते हैं उसमें लगते रहते हैं। ऐसों को केंद्र सरकार ने चिन्हित करके हटाया है। एक तो है, हम सब इंश्योरेंस करते हैं, इंश्योरेंस के अंदर मोटर एक्सीडेंट क्लेम जो पहले होते थे उसमें क्लेम मिलने के साथ साथ उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता था, वो इंटरेस्ट चुकाना पड़ता था। क्लेम वाली कंपनी इंश्योरेंस इंटरेस्ट काट के देती थी, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी लगता था। अब केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि ये जितने भी इंश्योरेंस के क्लेम होंगे उसमें 100% पैसा एक में नहीं काटा जाएगा। अगर डिलेड पेमेंट होता है और इंटरेस्ट जनरेट हो जाता है, वो इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो ये अभी निर्णय हुआ है कि एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स भी नहीं होगा इसके अंदर। बहुत से लोग हैं जो विदेश जाते हैं, जब विदेश जाते हैं तो टिकट खरीदते समय ही आपका टीसीएस कट जाता है। जो टीसीएस अभी तक कटता था वो था 5% से लेकर 20% का। उदाहरण के तौर पर आप मान लीजिए बाहर जा रहे हो, टोटल खर्चा 10 लाख रुपए आ रहा है, तो 1,20,000 रुपए या 50,000 रुपए के बीच का शुरू में ही कट जाएगा, पैसा ब्लॉक हो जाएगा आपका, और फिर आपको क्लेम करना पड़ेगा बाद में, उसमें समय लगता है, तो पैसा सरकार के पास फंसा रहता है। ये टीसीएस अब ओवरसीज टूर प्रोग्राम का 5 और 20% से घटाकर मात्र 2% फिक्स कर दिया गया सभी, तो बहुत कम पैसा आपका फिक्स रहेगा। बच्चे पढ़ाई करने जाते हैं, मां बाप उनके लिए पैसे देते हैं, उसमें LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम होती है, आप बाहर पैसा भेज सकते हो एजुकेशन के लिए और इलाज के लिए। ये जो LRS है, ये पहले 10 लाख से ऊपर आप अगर देते थे तो उस पर 5% टैक्स लगता था, अब उसको घटाकर फिक्स 2% कर दिया गया। हम सब जो टैक्स ब्रैकेट में आते हैं इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स के लिए फिक्स था कि 31 दिसंबर को आप इनकम टैक्स पूरा भर दोगे। अब उसमें कई बार ये होता था कि अनजाने में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं डाले या कुछ कैलकुलेशन में थोड़ी सी चूक हो गई, तो वो फिक्स हो जाता था। उसके बाद पेनल्टी लगती थी आपके ऊपर या सजा हो सकती थी, आपको दोषी ठहराया जाता। ये भरोसे वाली बात है कि देश की सरकार ने अपने टैक्स पेयर्स के ऊपर भरोसा कराया और कहा कि साहब 31 दिसंबर तक मान लो आप जो भरते हो उसमें कुछ छूट हो जाती है आपसे,
कुछ करेक्शन आपको करना है तो आप 31 मार्च तक नए डॉक्यूमेंट भी जोड़ सकते हैं, कोई करेक्शन भी कर सकते हैं। माइनर सी इसके अंदर एक नॉमिनल फी लगेगी। वो नॉमिनल फी इसलिए लगा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सब बोले कि मैं 31 मार्च को ही करूंगा, इसलिए बहुत नॉमिनल सी फी लगाई है। लेकिन भरोसा कराया अपने इनकम टैक्स पेयर्स के ऊपर कि आपने अगर कुछ गलत कर दिया तो उसको दुरुस्त कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो फाइनल आप सबमिट करोगे उसी के ऊपर इनकम टैक्स ऑफिसर आगे आपसे बातचीत करेगा। अब देश के अंदर जो बैंकों की व्यवस्था है, जो फाइनेंशियल सिस्टम्स है, उनका रोल धीरे धीरे बढ़ता गया है 2014 के बाद। 2 कदम हम पीछे थे, आपको याद है कि हर व्यक्ति बैंक पहले नहीं जा पाता, अब हर व्यक्ति का खाता खुल गया है, यानी एक्सेस सबकी हो गई। 1 कदम पीछे ले तो एक समय ऐसा था जहां कैश इकोनॉमी बहुत बड़ी मात्रा में चलती थी और कहते थे साहब वो धोबी जो प्रेस करता है उसको तो कैश में ही देना पड़ता है, वो कहां से क्रेडिट पे लेगा, वो कहां से क्रेडिट कार्ड से लेगा, या आप ठेले से कुछ खरीदते हो तो वो कहां आप बैंक से पेमेंट करोगे। हंसी मजाक होती थी, आज वो भी हो रहा है। तो आज एक रेडी वाले के पास लिखित बैंक का डॉक्यूमेंट है कि उसके पास कितना पैसा आ रहा है महीने में, उस बेसिस पे वो लोन ले सकता है। अब आते हैं हम आज की स्थिति में, ऑल्टरनेटिव में देखिएगा। आज की स्थिति में ये जो सिस्टम है बैंकिंग का और फाइनेंशियल सिस्टम, इसको नए भारत की तुलना में बदलना पड़ेगा। और नए भारत की तुलना में बदलने के लिए भारत सरकार ने इस बजट में घोषणा करी है, हाई लेवल कमिटी बनेगी ऑन बैंकिंग फॉर विकसित भारत। ये निर्णय ऐसे होंगे जो गहराई तक जाने पड़ेंगे, सोच विचार करके निकालने पड़ेंगे। तो इसलिए ये आज कमिटी बनी है, फिर इसके निर्णय आएंगे, समाधान होंगे और बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम जनता के अनुकूल बनेगा, जहां देश का पैसा जनता के पास आ सके और जनता उसका इस्तेमाल कर सके। आप देखते हैं हम सब शहरों में रहते हैं, दौसा शहर है, यहां पर या किसी दूसरे शहर के अंदर कहीं नगर निगम होते हैं, कहीं नगर पालिका होती है। उनकी जिम्मेदारी होती है कि पानी सप्लाई हो, सीवरेज बने, ड्रेनेज बने, पार्किंग की व्यवस्था हो, ये सारी। ज्यादातर इनका फंड लाने का तरीका यह होता था कि साहब राज्य सरकार पैसा दे दे या प्रॉपर्टी टैक्स लगा लें आपके ऊपर, जनता के ऊपर। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस बजट के अंदर एक नया विजन रखा है, जो कुछ शहरों में पहले भी हो रहा था, लेकिन उन्होंने इसके अंदर एक इंसेंटिव डाला, वो है म्युनिसिपल बॉन्ड्स का। म्युनिसिपल बॉन्ड, आपको उदाहरण दूं मैं, पूना के अंदर मान लीजिए पूरा शहर बोलता है कि साहब हमें 2000 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे हम पार्किंग, सीवरेज और ये सब सुविधा देंगे आम जनता को, लेकिन हम आम जनता से पैसा नहीं लेना चाहते, हमें राज्य सरकार से पैसा नहीं चाहिए। तो म्युनिसिपल बॉन्ड शुरू करते हैं। ये म्युनिसिपल बॉन्ड कॉर्पोरेट बॉन्ड से ज्यादा भरोसे वाले होते हैं, क्योंकि म्युनिसिपैलिटी के भाग नहीं होता वहीं पर ही, और म्युनिसिपैलिटी को पानी और ये सुविधा देनी ही देनी है, उससे भी पीछे नहीं हट सकते। तो म्युनिसिपल बॉन्ड के ऊपर इंटरेस्ट होता है, जैसे 7%, 8% आपको रिटर्न मिलते हैं। तो जो पैसा आपने बॉन्ड में दिया, मान लीजिए 10 लाख रुपए दिया, 2 लाख रुपए दिया, तो वो आपको वो तो मिलेगा ही, उसके साथ हर साल का इंटरेस्ट भी मिलेगा। इस म्युनिसिपल बॉन्ड के अंदर ये इंसेंटिव दिया है इन सरकारों को कि जो 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करता है, उसको भारत की सरकार 100 करोड़ अपने पास से देगी, यानी उसका 10% भारत सरकार निःशुल्क अपने पास से देगी, प्रोत्साहन के तौर पर। अब इससे लाभ जो होने वाला है, ये एक इस तरह का सिस्टम है, जो अधिकारी है, अब ये सब अधिकारी काम करना शुरू करेंगे इसके ऊपर कि हमें जनता से पैसे नहीं देने, हमें सरकार से पैसे नहीं देने, हम अपने पैसे इकट्ठा करेंगे और इस शहर को इस तरह से चलाएंगे जहां वाकई शहर के अंदर आमदनी होने लगेगी टूरिस्ट से, अलग अलग तरीके से, ताकि शहर में ही रहने वाले जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हो या बाहर देश के बाहर वाले भी हो सकते हैं जिन्होंने बॉन्ड खरीदे हो, उनका बॉन्ड के पैसे से शहर डेवलप हो सके। जो मैं एक शुरू में कह रहा था, फार्मा के बारे में बात कर रहा था, और मैंने कहा था कि 5 जो इंस्टीट्यूट हैं, वो 5 नहीं है, माफ कीजिएगा, वो 3 इंस्टीट्यूट हैं, 3
ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेद के खोले जाएंगे, जिसके अंदर रिसर्च होगी, ट्रेनिंग होगी और अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाएंगे और सबूत के हिसाब से उसमें सारे कुछ लिखा जाएगा, यानी एविडेंस बैक्ड उसके अंदर काम होगा। अभी भी आपकी जानकारी के लिए इस बजट की चर्चा से हटके है कि एम्स दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक सेल खोला है, जिसके अंदर एलोपैथी, आयुर्वेद, होम्योपैथी, एलोपैथी तो माफ कीजिए है, आयुर्वेद और होम्योपैथी, ये सबके इलाज हो रहे हैं वहां पर। और जो मरीज आ रहा है उसका पूरा डिटेल लिखा जाता है, तो वो एक तरह से सबूत इकट्ठा कर रहे हैं कि इसको हमने ये दवाई दी तो उससे क्या असर पड़ा। ये सबूत जब हो जाएंगे तो फिर उसको अलग अलग जगह पर भरोसे से दवाई दी जा सकती है कि हाँ ये बीमारी है तो ये इलाज है। अब ये इस तरह के 3 ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट बन रहे हैं जहां पर इस तरह की ट्रेनिंग होगी और एक ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर